जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव हो जाएं। आज की अपनी महत्वपूर्ण क्लास शुरू होने वाली है। चलिए जल्दी से सभी को साथ जुड़ना है। आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन शुरू करेंगे। आज हम पढ़ने वाले राजस्थान ज्योग्राफी और परिचय से पढ़ेंगे। आज हम चलिए शुरुआत करते हैं। आवाज आ रही है आप सभी को? बता दीजिए मुझे, आवाज आ रही है क्या? कमेंट कीजिए सभी। चलिए शुरुआत करते हैं। चलेगा। आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है राजस्थान का। जो हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी, इसमें सामान्य परिचय से हम लेकर चलेंगे, क्योंकि अभी भजनलाल सरकार ने हमारे राजस्थान के अंदर जो जिले थे उन जिलों को कम कर दिया। अब कौन कौन से जिले कम हुए, क्या है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। जी सर, बिल्कुल। मई चलिए देखिए, बात करते हैं हम राजस्थान भूगोल की। हम चर्चा कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान ज्योग्राफी। आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है, वो रहेगा राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल में क्या क्या बदलाव हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और ये एग्जाम में काफी बार पूछा भी जाएगा। और ये 41 जिले के अनुसार, किसके अनुसार है? 41 जिले एवं 7 संभाग के अनुसार है। आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। और हमारा पहला जो बिंदु रहेगा वो रहेगा राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखिए, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो याद रखना 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है। बिल्कुल कल्पना, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल, जय श्री कृष्णा कल्पना। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जो याद रखना, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो याद रखना, भारत के कुल क्षेत्रफल का, कुल जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का पड़ता है 10.41। कितना पड़ता है? 10.41 है। वर्तमान में राजस्थान में जिले कितने हैं? तो याद रखना, वर्तमान में राजस्थान में जिले हैं 41। संभाग कितने हैं? तो याद रखना, राजस्थान में 7 संभाग है। कितने संभाग है वर्तमान में? राजस्थान में 7 संभाग है। नवीनतम जिले कितने हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है 33 प्लस 41 करते हैं अपन, तो 7 और 1 कितना हो जाता है? 33। जो 7 तो इधर और 7 तो इधर और एक जिला ऊपर है, 8 जिले हैं। नवीनतम जिले कितने हैं? 8 जिले। नवीनतम संभाग याद रखना, नवीनतम संभाग अभी भरतपुर है। कौन सा है? भरतपुर है। पहले भी भरतपुर ही था और अभी भी भरतपुर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिले की स्थित संख्या कितनी है? तो याद रखना 5। अभी वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो जिलों की संख्या है वह कितनी है? तो 5 अभी संख्या है अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं। अब बात करते सर, अभी वर्तमान में कौन कौन से जिले नवीनतम है। तो देखिए, सबसे पहला एक जिला है जिसका नाम हम देखते हैं बालोतरा। कौन सा जिला है? एक बालोतरा हो गया। दूसरा हम बात करते हैं सलूम्बर। कौन सा जिला है? याद रखना, सलूम्बर है। यहां लिख देता हूं मैं, बालोतरा, सलूम्बर। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है ब्यावर। तीसरे पर आता है आपका ब्यावर। चौथे नंबर की बात करते हैं तो चौथे पर है आपका डींग। पांचवें पर खेरथल तिजारा है। कौन सा है? खेरथल तिजारा। छठे नंबर पर आता है आपका डीडवाना पुच्छामन।
डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। इसके बाद में हम बात करते हैं 7वां जिला है, उसका नाम है फलोदी, और 8वां जिला है उसका नाम है आपका कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। ये 8 जिले अभी वर्तमान में अपने समक्ष है, याद रखना। मंजीत मीणा प्रतापगढ़ की धरती से स्वागत है जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस जो कि मेवाड़ के चित्तौड़ में आप सभी लाइव देख रहे हो, चित्तौड़ के बस्सी से, तो मंजीत जी आपका स्वागत, अभिनंदन है। तो मैंने क्या बताया कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जो कुल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो 10.41 है। वर्तमान में जिले कितने हैं, तो याद रखना 41 है। संभाग कितने, तो 7 संभाग है। नवीनतम जिले कितने, तो 8 है। नवीनतम संभाग कौन सा है, तो याद रखना भरतपुर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने, तो 5, पहले 6 थे, कम हो गया है, 5 हुए। 8 जिले मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का नामकरण। देखो राजस्थान का नामकरण है कहां कहां पर हमें इसका उल्लेख मिलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम राजस्थान में उल्लेख किया गया, वो किसके द्वारा किया गया है, आपको जल्दी से आंसर बताना है। विराट ब्लॉग्स, जय श्री कृष्ण। विराट ब्लॉग्स आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है मेवाड़ की इस पावन धरा पर। देखिए हम बात करते हैं राजपूताना शब्द का जो प्रयोग हुआ है ना, वो याद रखना जॉर्ज थॉमस के द्वारा हुआ है। किसने किया है, जॉर्ज थॉमस। हमारे राजस्थान के लिए जो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया है वो जॉर्ज थॉमस ने किया, और ये कब किया, तो याद रखना 1800 ईस्वी में किया है। कब किया है, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने हमारे राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। फिर आता है राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। इन शब्दों का प्रयोग किसने किया, तो याद रखना कर्नल टोड ने किया है। किसने किया है, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने कब किया था, आप मुझे कमेंट करके बताएं। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग कब किया है, जल्दी कमेंट करके बताना है। पूजा वर्मा जी नमस्ते, स्वीकार है आपका। देखिए कर्नल जेम्स टोड ने प्रयोग किया है, वो किया है 1829 ईस्वी में। कब किया है, 1829 ईस्वी में। ब्रह्मवृत्त की हम बात करते हैं, तो ब्रह्मवृत्त कहां मिलता है, मुझे जल्दी बताएं। ब्रह्मवृत्त मिलता है ऋग्वेद में। कहां मिलता है, ऋग्वेद में। याद रखना भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो यही है। भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है, प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो याद रखना ऋग्वेद। मरु प्रदेश कहां मिलता है, तो याद रखना एक वाल्मीकि हुए, आप सभी को पता है, और वाल्मीकि द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है रामायण। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में, वाल्मीकि की रचित रामायण में आपको क्या नाम देखने को मिलता है, मरु प्रदेश नाम देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। सर आप बहुत अच्छी क्लास करवाते हो। मंजीत जी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका तारीफ के लिए। राजस्थान द्वितीय नाम कहां मिलता है, तो याद रखना ये मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में। कहां मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ जो शिलालेख है वहां पर क्या नाम मिलता है, राजस्थान का राजस्थान द्वितीय मिलता है, या फिर चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति है। याद रखना चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति है, और ये चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति याद रखना समर सिंह के समय की। किसके समय की है, समर सिंह के समय की। इसमें भी अपने को नाम मिलता है, क्या मिलता है, राजस्थान द्वितीय नाम मिलता है, याद रखना है। अच्छा अपन ने नामकरण में पहले बात करी जॉर्ज थॉमस, कब इन्होंने प्रयोग किया था, 1800 ईस्वी में। राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया है कर्नल टोड ने, कब किया है, तो 1829 में। ब्रह्मवृत्त भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है जिसका नाम ऋग्वेद, जिसमें क्या नाम मिलता है, ब्रह्मवृत्त नाम मिलता है। मरु प्रदेश वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में नाम मिलता है। राजस्थान द्वितीय बसंतगढ़ शिलालेख चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति में नाम मिलता है। अब हम बात करेंगे कर्नल जेम्स टोड के बारे में। कर्नल जेम्स टोड के बारे में हम चर्चा करते हैं कि कर्नल जेम्स टोड के बारे में हमें क्या क्या उल्लेख मिलता है। सबसे पहले हम कर्नल जेम्स टोड के जन्म के बारे में बात करते हैं, तो इसका जन्म हुआ था 20 मार्च। कब हुआ था, 20 मार्च 1782 को इनका जन्म होता है। ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कब बनकर आए थे, तो याद रखना ये आए थे 1818 में। और किसके पॉलिटिकल एजेंट थे, तो मेवाड़ के थे। किसके थे, मेवाड़ के। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे।
हल्दी घाटी युद्ध का इनका कथन क्या था, तो याद रखना इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को किसका युद्ध कहा है, मेवाड़ की थर्मोपली का, याद रखना मेवाड़ की थर्मोपली का है। किसने कहा है मेवाड़ की थर्मोपली, तो याद रखना मेवाड़ की थर्मोपली कहने वाले कर्नल जेम्स टोड। किसको कहा था, हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी जागीर लेने की बात की है इन्होंने, तो कौन सी जागीर लेने के लिए कहा था, अगर मुझे कोई जागीर की पेशकश की जाए तो वो याद रखना बेसरोडगढ़ था। कौन सा था, बेसरोडगढ़, बेसरोडगढ़ दुर्ग। यानी इन्होंने कहा था अगर मुझे राजस्थान में कोई जागीर दी जाए। सर बताए लेखा सहायक भर्ती में क्या काम करना पड़ता है। देखिए लेखा सहायक भर्ती जो है एक्चुअल में ये कंप्यूटर जो है वो जॉब है जिसके अंदर आपको कंप्यूटर डेटाबेस पर काम करना पड़ता है, और इसका पेपर भी आपको पता है कि मैथ्स और कंप्यूटर जो आपका लगता है इसके अंदर वो सिलेबस होता है इसमें, तो आप एक बार जरूर देखिएगा। अच्छा ये निवासी कहाँ के हैं बताए मुझे, ये निवासी कहाँ के, आयरलैंड के या स्कॉटलैंड के, कमेंट करके बताना। बात करते हैं ये राजस्थान में कब आए थे, तो याद रखना राजस्थान में आए थे 1806 में। कहा आए थे ये, राजस्थान आए थे। और कहाँ आए थे, तो याद रखना ये मांडलगढ़ आए थे। कहाँ आए थे, मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है, तो याद रखना भीलवाड़ा में पड़ता है। यानी प्रथम बार ये कहाँ आए थे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। इनके गुरु का क्या नाम है, तो याद रखना यति ज्ञानचंद्र। कौन है, यति ज्ञानचंद। इनके गुरु का नाम आता है यति ज्ञानचंद। इनके शिष्य कौन है, तो याद रखना विलियम, विलियम कौन हो जाएगा, फ्रैंकलिन या विलियम क्रुक है। राजस्थान में आए 1806 में। बताए इनका शिष्य कौन था, विलियम फ्रैंकलिन था या विलियम क्रुक था, मुझे कमेंट करके बताएं। इनके उपनाम की बात करते हैं तो इन्हें कहते हैं राजस्थान इतिहास का जनक। राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं, राजस्थान इतिहास का जनक। इन्हें कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। क्या कहते हैं अपन, याद रखना इन्हें कहते हैं घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। स्कॉटलैंड इंग्लैंड के, बिल्कुल। निवासी कहां के, तो याद रखना ये स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड कहां पड़ता है, इंग्लैंड में। इनका शिष्य कौन रहा है, विलियम फ्रैंकलिन था या फिर विलियम क्रुक था, जल्दी कमेंट करके बताना है। इनकी पुस्तक का नाम है द एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं। दूसरी इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। याद रखना क्या है, पश्चिमी भारत की यात्रा, भारत की यात्रा, पश्चिमी भारत की यात्रा पुस्तक है। और ये लेखक कौन है, तो बताए मुझे, विलियम क्रुक। बिल्कुल, इनके जो शिष्य थे उसका नाम मिलता है विलियम क्रुक। और ये किसने लेखक कौन है, तो याद रखना इसके लेखक हो जाएंगे विलियम क्रुक। विलियम क्रुक ने पुस्तक लिखी पश्चिमी भारत की यात्रा, विलियम क्रुक। कब प्रकाशित हुई थी, तो याद रखना ये हुई थी 1839 में। कब प्रकाशित हुई, 1839 में। बात करते हैं सर इनकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई, तो इनकी मृत्यु होती है 1835 में। कब होती है, कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हुई थी 1835 ईस्वी में। याद रखना है कब मृत्यु होती है, 1835 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु होती है। और कर्नल जेम्स टोड के बारे में देखा जाए तो याद रखना मानमोरी के शिलालेख, मानमोरी के शिलालेखों, शिलालेख को इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक दिया था इन्होंने। इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। कहां फेंक दिया था, समुद्र, समुद्र में फेंक दिया था। क्योंकि इनके पास वजन काफी ज्यादा हो गया था, इसलिए इन्होंने जो है वो समुद्र में फेंक दिया था। किसको, मानमोरी के शिलालेख को। तो हमने बात करी कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 को हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ को थर्मोपली कहा है। 1818 में मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बने थे। इन्होंने कौन सी जागीर लेने की बात करी, तो बेसगढ़ लेने की बात करी। इनकी मृत्यु होती है 1835 में। निवासी थे स्कॉटलैंड इंग्लैंड के। कहां के थे, स्कॉटलैंड इंग्लैंड। दो देशों की मान्यता थी। 1806 में ये आए थे। कहां आए थे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। इनके गुरु का नाम है यति ज्ञानचंद जी, शिष्य का नाम है विलियम फ्रैंकलिन।
उपनाम है राजस्थान, इतिहास का जनक, घोड़े वाले बाबा। पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान। दूसरी पुस्तक है द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, जो पश्चिमी भारत की यात्रा हिंदी में होती है, और लेखक है विलियम क्रुक। और 1839 में इसका क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। सलोनी जय श्री राम, बिल्कुल जय श्री राम सलोनी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉर्ज थॉमस। अब हम बात करते हैं जॉर्ज थॉमस के परिचय के बारे में। देखिए इनका उपनाम क्या आता है, तो इन्हें कहते हैं झांझ फिरंगी। क्या बोलते हैं, झांझ फिरंगी। जॉर्ज थॉमस को क्या बोला जाता है, झांझ फिरंगी। निवासी कहां के थे, तो याद रखना ये आयरलैंड के निवासी थे। आयरलैंड, कहां के निवासी थे, जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी थे। राजस्थान कब आए थे, तो राजस्थान में आई होप 1798 ईस्वी में आए थे। और कहां आए थे, तो याद रखना ये आए थे आपके कहां, तो बीकानेर शेखावाटी में आए थे। कहां आए थे ये, शेखावाटी में। शेखावाटी में आए। इनके शिष्य का नाम है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन इनके क्या हुए, याद रखना शिष्य हुए। इनकी जीवनी है द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। याद रखना इनके पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। सर कंप्यूटर नहीं चलाना आता तो लेखा सहायक का फॉर्म भर सकता हूं क्या? सर आज आपका ही नहीं लग रहा क्या? क्या कह रहे हैं, आपका नहीं लग रहा? सर आपको आज ही नहीं लग रहा क्या? हाँ हमारे यहाँ बहुत तेज है। ये मेरे सर पर जो लाइट चल रही है ना, इस लाइट से ठंड बहुत कम लगती है, यहाँ पर पसीना हो जाता है। क्योंकि भाई साहब ये 1500 वाट से भी ज्यादा की जो लाइट है वो मेरे सिर पर चल रही है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी का जो वोल्टेज है वो कम हो जाता है, सर्दी का वोल्टेज कम हो जाता है। फिर बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो याद रखना इनकी मृत्यु हुई थी 1802 में। इनकी मृत्यु कहां हुई, तो याद रखना इनकी मृत्यु हुई थी कहां, तो बीकानेर में। कहां हुई थी, बीकानेर। इन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया वो किसमें किया था, तो याद रखना इसी पुस्तक के अंदर राजस्थान के लिए इन्होंने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। राजपुताना शब्द का क्या किया था, शब्द का प्रयोग किया है। किसने किया था शब्द का प्रयोग, तो जॉर्ज थॉमस ने किया। कहां पर किया था, इनकी जीवनी थी द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसके अंदर इन्होंने जो इस शब्द का प्रयोग किया था। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बसंतगढ़ शिलालेख। देखिए बसंतगढ़ शिलालेख की बात करते हैं कि ये कब का स्थापित करवाया गया है, तो ये 625 ईस्वी का है। कब का है, 625 ईस्वी। अगर विक्रम संवत पूछे तो याद रखना विक्रम संवत पूछे तो हो जाएगा आपका 682। 682 विक्रम संवत है। ये कहां लगा हुआ है, तो याद रखना ये खीमल माता मंदिर में। कहां पर है, खीमल माता मंदिर में लगा हुआ है। कौन सा शिलालेख है, तो बसंतगढ़ शिलालेख। खीमल माता मंदिर कहां है, तो याद रखना ये सिरोही में। कहां पर है, सिरोही में। बसंतगढ़ शिलालेख कहां है, तो खीमल माता मंदिर सिरोही के अंदर स्थापित है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी भाषा में है, तो याद रखना ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। किसके समय का है, तो ये चावड़ा वंश के समय, चावड़ा वंश के समय का है। और चावड़ा वंश का इस समय शासक कौन था, तो याद रखना इस समय शासक था, उसका नाम मिलता है वर्मलात। क्या नाम मिलता है, वर्मलात। राजस्थान का नाम क्या मिलता है, तो इसमें मिलता है राजस्थानादित्य। राजस्थाना द्वितीय। प्रथम बार जो लिखित प्रमाण मिलता है वो इसी में मिलता है। प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। राजस्थान का प्रथम जो लिखित उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है, वो राजस्थान में बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। लिपि कौन सी, तो याद रखना कुटिल लिपि। कौन सी लिपि है, कुटिल लिपि। यानी कुटिल लिपि में लिखा गया शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख, आपको पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ हो तो आगे चलते हैं। देखिए हमने बात करी है बसंतगढ़ शिलालेख कब का, 625 विक्रम संवत 782
खिमलवाता मंदिर सिरोही में। भाषा संस्कृत है, किसके समय का? चावड़ा वंश का। शासक कौन था? वर्मलाल था। राजस्थान का नाम राजस्थानादित्य मिलता है, प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, लिपि कौन सी? कुटिल लिपि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की आगे बात करते हैं। एकीकरण, देखो एकीकरण का दूसरा चरण है। एकीकरण का दूसरा चरण कब हुआ? तो याद रखना ये हुआ है 25 मार्च। कब हुआ है? 25 मार्च 1948 को राजस्थान का दूसरा चरण हुआ है। इसका नाम क्या था? तो याद रखना पूर्व राजस्थान संघ था। पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ नाम था इसका। यहां पर सर्वप्रथम देखो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी एकीकरण के दूसरे चरण में प्रथम बार राजस्थान शब्द का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। याद रखना, लिख देता हूं मैं। एकीकरण के दूसरे चरण में प्रथम बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। प्रथम बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किस चरण में किया गया? तो याद रखना है आपको, वो दूसरे चरण में किया गया है। कौन से चरण में है? पापा की शेरनी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनिल भाई। लगी रियो ने अरे की खेरियो लागी रियो नी है कि लागी रियो नी है मिस्टर किटकट क्या है? किटकट। गुरुदेव प्रणाम। बिल्कुल, जो भी है मिस्टर किटकट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आगे बात करते हैं सर एकीकरण का प्रथम चरण। एकीकरण का जो प्रथम चरण था उसका क्या नाम है? प्रथम चरण, याद रखना इसका प्रथम चरण का नाम मिलता है मत्स्य संघ। कौन सा संघ है? मत्स्य, याद रखना मत्स्य संघ है। और इसका गठन कब हुआ? तो ये हुआ है 18 मार्च। कब हुआ है? 18 मार्च 1948। 17-18 मार्च 1948 को मिला है। फिर प्रश्न पूछा जाएगा, राजस्थान शब्द को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो राजस्थान शब्द को संवैधानिक दर्जा मिला है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 30 मार्च। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। सर लेखा सहायक का फॉर्म भरना है लेकिन कंप्यूटर नहीं चलाना आता है, मेरा डाउट क्लियर करो सर जी, आपको हाथ जोड़ता हूं। मंजीत जी देखिए, कंप्यूटर नहीं चलाना आता है तो कंप्यूटर सीख जाइए। कंप्यूटर कोई एरोप्लेन नहीं है, बहुत ही कम समय में अगर मेहनत की जाए तो अपन सीख सकते हैं। सर अभी कौन सी ऋतु चल रही है? अभी शीत ऋतु चल रही है मेरे भाई। अभी शीत ऋतु चल रही है ना। अच्छा, क्लास को शेयर करो यार। आप सभी के लिए मैंने ज्योग्राफी की नवीनतम क्लास लगाई है, तो आप सभी शेयर नहीं करते हो क्लास को। शेयर करो यार, आप सभी का फर्ज बनता है। कम से कम 20 विद्यार्थी के पास तो क्लास जानी चाहिए ना। आप क्लास को शेयर नहीं करते हो ना, तो फिर मन नहीं होता है पढ़ाने का। आज देखते हैं, जब तक 20 विद्यार्थी नहीं होंगे तब तक अपनी क्लास चलती रहेगी। और ये क्लास देखते हैं आज कितनी लंबी चलती है। आप मैप से सिखाना, बिल्कुल मैप लेने वाला हूं मैं, यू डोंट वरी, मैप से पढ़ाने वाला हूं आगे में। तो एकीकरण का दूसरा चरण कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को हुआ है। नाम क्या था? पूर्व राजस्थान संघ। एकीकरण के दूसरे चरण में याद रखना राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान शब्द का संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 26 जनवरी 1950 को मिला है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता? तो 30 मार्च को है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता? तो 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। सर कल तो बरखा आ रही थी। अरे अनिल, बरखा आ रही थी कहीं? सर जी सेठ ऋतु है तो ये बारिश क्यों आ रही? सर जी शीत ऋतु है तो बारिश क्यों आ रही? थैंक यू गुरुदेव। परसों टब रात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अब अपन अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में। देखो, राजस्थान का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार।
राजस्थान का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा अक्षांश रेखाएं। पहला हमारा पॉइंट रहेगा अक्षांश रेखाएं। परिभाषा क्या है, तो याद रखना परिभाषा क्या हो सकती है अक्षांश रेखाओं की। परिभाषा है अक्षांश रेखाओं की कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। देखो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा कहते हैं। याद रखना ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। देखो यहां पर ये रेखा खींची गई, ये ग्लोब है, इधर पूर्व है और इधर आपका पश्चिम है, इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं, याद रखना यह क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। जैसा कि आपको इस ग्लोब में दिख रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि भाई साहब कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो याद रखना कुल अक्षांश रेखाएं होती 180। कितनी होती हैं, भूमध्य रेखा को जोड़ने पर कितनी हो जाती, 181। याद रखना भूमध्य रेखा को जोड़ने पर, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा जोड़ने पर 181 होती हैं। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं हैं वो याद रखना 179 है। दो बिंदुओं को छोड़ने पर, दो बिंदुओं को छोड़ने पर, दो बिंदुओं को छोड़ने पर जो है वो कितनी हो जाती है, तो 79 है। देखो एक बिंदु इधर है, बिंदु होते हैं, यहां पर कोई अक्षांश रेखा ही नहीं, ये बिंदु है, और ये दोनों बिंदुओं को छोड़ने के बाद कितनी हो जाती है, ग्लोब पर 179 अक्षांश रेखाएं होती है, याद रखना है। ठीक है 179 है ग्लोब पर। फिर आता है मानचित्र पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी, तो 181 है। कितनी है, 181। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है, तो याद रखना 111.13 या 111 किलोमीटर। 111.13 या 111 किलोमीटर की दूरी होती है दो अक्षांश रेखाओं के मध्य। जो बच्चे क्लास को शेयर करेंगे उनको मैं कान्या खिलाऊंगा, वो भी ताजा ताजा। बिल्कुल कान्या खिलाना है भाई साहब, ताजा ताजा कान्या खिलाना है। शेयर कर दो क्लास को। 14 जने तो हो गए, वेरी गुड। 14 जने लाइव है। आप 20 तक ये आंकड़ा पहुंचा दो, ये आंकड़ा 20 तक जाना चाहिए आज। ठीक है कल लेते आवे अन्ना कन्या, 20 तक पहुंचा दो, बढ़िया रहेगा। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य वाला भाग क्या कहलाता है, तो याद रखना कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, कटिबंध। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य वाला भाग क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। अक्षांश रेखाओं का कार्य क्या है, तो याद रखना जलवायु निर्धारण करना, जलवायु का निर्धारण करना। यानी अक्षांश रेखाओं का कार्य क्या होता है, जलवायु का निर्धारण करना। अक्षांश रेखाओं का कार्य क्या, सर मैं तेली हूं, हमारे कान्या बनाते घर पे। सुशांत सिंह, मैं आई कम इन सर। बिल्कुल सुशांत सिंह जी आपका स्वागत है। हम लाना कान्या यार, बहुत दिन हो गए। हाँ 15 जने हो गए हैं, वेरी गुड शाबाश, 15 जने हो गए हैं। जल्दी शेयर करें, 5 जनों के पास 20 का आंकड़ा पहुंचा दे। 20 का आंकड़ा पहुंचा दे तो ये क्लास 10 बजे तक आपके सामने लाइव चलती रहेगी। अब हम बात कर रहे हैं, देखो अक्षांश रेखाएं, यहां पर देखे तो ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से 90 डिग्री अक्षांश ऊपर होते हैं, 90 डिग्री अक्षांश आपके नीचे होते हैं। तो 90 कितने होते हैं, 180। तो कुल अक्षांश कितने होंगे, 180। अगर ग्लोब पर पूछा जाए तो दो बिंदुओं को छोड़ने के बाद कितना होता है, 179। अगर ये मानचित्र पर पूछा जाए तो 181 होता है। तीन अक्षांश रेखाएं बड़ी फेमस रही हैं, इसका नाम है 23.5 डिग्री। कितनी है,
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री क्या है ये, उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये 0 डिग्री है और ये है आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। इसका नाम है मकर रेखा, इसका नाम मकर रेखा, 0 डिग्री का नाम भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का नाम है कर्क रेखा। याद रखना है। सर लेखा सहायक का फॉर्म पढ़ना है और सिलेक्शन हो जाए और कंप्यूटर नहीं चलाना आता तो क्या करे, कंफ्यूज हो रहा है, डाउट क्लियर करे दो ना प्लीज सर, कुछ लिखा पढ़ी के लिए रख देंगे वहां पर। भाई युद्ध आपको लड़ना है तो अब आपको हथियार और प्रैक्टिस तो पूरी करनी पड़ेगी। 23.5 डिग्री बिल्कुल 23.5 पे मैं भी बनाना जानती हूं। अच्छा आप मिस्टर किट किट, आप क्या लड़की हो? बिल्कुल लड़की हो तो जानती हो क्या होता है, कोई बताएगा मुझे भी? कान्या, कान्या तिल्ली कान्या बनता है ना। चलिए अक्षांश रेखाएं क्या होती है? ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। कुल अक्षांश रेखाएं 180 होती हैं। भूमध्य रेखा को जोड़ने पर 181 हो जाती है। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं 179 है, दो बिंदुओं को छोड़ने पर। मानचित्र पर कुल अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 111.13 या 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य वाले भाग को कटिबंध कहते हैं और अक्षांश रेखाओं का कार्य होता है जलवायु का निर्धारण करना। याद रखना है। सर जी कान्या क्या होता है बताओ, मुझे भी पता नहीं। देखो कान्या, तिल तो आपने नाम सुना होगा, तिल का नाम सुना होगा आपने, तिल नाम सुना होगा, तिल जिसका उत्पादन राजस्थान में भी होता है। इस तिल की है ना, इससे कान्या बनाते, क्या बनाते? कान्या। और इसमें गुड़ वुड़ मिला के बढ़िया गाड़ी में तेली समाज जो है वो इसको बढ़िया पीस करके बना देते, वह कान्या होता है। याद रखना। अब हम बात करेंगे आगे, वो है अपनी कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखाओं में कुछ बात करेंगे अपन, कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं। तो सबसे पहले अक्षांश रेखा है, उसका नाम है कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या गुजरती है? कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो याद रखना कर्क रेखा है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। भूमध्य रेखा को किस नाम से जानते हैं? अरे यार भूमध्य रेखा को क्या क्यों रे, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। याद रखना, विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे थे कि कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री, कितनी है ये? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। याद रखना। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसकी ट्रिक है, मैं गुजराती में पढ़ू यानी मैं से हो जाता है मध्य प्रदेश। याद रखना, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई भी कहां है? तो यहीं पर है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है यहां पर, सर्वाधिक लंबाई। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहां है? तो मध्य प्रदेश में है। गुजरात होता है गुज से, गुजरात, गुज से गुजरात होता है। जैसे आपका होता है झारखंड। कौन होता है? झारखंड। याद रखना, जैसे झारखंड है। राज से होता है अपना प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा बच्चा है, इसका नाम है राजस्थान। ती से होता है त्रिपुरा। कौन होता है? त्रिपुरा। मी से होता है मिजोरम और पे से होता है पश्चिम बंगाल। कौन होता है? पश्चिमी बंगाल। छू से होता है छत्तीसगढ़। तो कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो याद रखना है कर्क रेखा है। वापस कम हो गए विद्यार्थी। अरे क्लास को भेजो जल्दी से, सभी के साथ शेयर कर दो, कह दो सभी को कि क्लास बहुत अच्छी चल रही है, सर जी रिवीजन करा रहे जल्दी से जियोग्राफी का। अच्छा विषुवत रेखा मेरे को तो आज पता चला।
तो क्या पता रे भाई तने पहला क्या पता। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा याद रखना है। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित राजधानी कौन सी है? हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा की। किस रेखा की बात कर रहे हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित राजधानी कौन सी आपको बतानी है। सर्वाधिक नजदीक स्थित राजधानी कौन सी? जल्दी बताएं। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित राजधानी कौन सी है? सर्वाधिक कर्क रेखा की लंबाई कहां है? सर्वाधिक लंबाई। कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई कहां है? न्यूनतम लंबाई कहां है यह भी बताना है। कौन सी नदी 2 बार काटती है? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। सर्वाधिक नजदीक स्थित राजधानी उसका नाम है रांची। और रांची किसकी राजधानी? तो याद रखना झारखंड की है। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। पता होगा आपने, रांची है। नहीं चला। ममता वेलकम। ममता बंजारा मस्त सर। हाँ ममता आपका स्वागत, अभिनंदन। आगे सर्वाधिक लंबाई कहां है? तो मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। न्यूनतम लंबाई कहां है? तो याद रखना राजस्थान या फिर आपको झारखंड देखने को मिलेगा। कौन सी नदी 2 बार काटती? तो माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी। कर्क रेखा पर सर्वाधिक नजदीक स्थित जिला कौन सा है? याद रखना कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित जिला कौन सा है? नजदीक स्थित जिला कौन सा जिला कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक है? तो याद रखना उसका नाम है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। और यह जिला किसका है? तो याद रखना त्रिपुरा का जिला है। किसका जिला है? त्रिपुरा का। सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी कौन सी है? सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी है, उसका नाम मिलता है जयपुर। और जयपुर किसकी राजधानी है? तो याद रखना राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा शेयर करो ना यार आप क्लास को प्लीज यार। आई होप मैं आप सबसे जब रिक्वेस्ट करता हूं तो आपको शेयर करनी चाहिए क्लास। सर राधे राधे मीनू। बिल्कुल मनीषा आ गई तू? ठीक है मनीषा, शेयर कर दो एक बार क्लास। 20 विद्यार्थी तक तो पहुंचा दो ना यार। जब नहीं देखो झपरियो तो जग में आके के क्यों? जब नहीं देखियो झपरियो तो जग में आके की देखियो? गलत भी क्यों भूमिका को? गलत भी क्यों भूमिका को? गलत की भी भूमिका को। चले आगे बढ़ते हैं कि नजदीक राजधानी रांची है, सर्वाधिक लंबाई आपकी मध्य प्रदेश में, न्यूनतम राजस्थान है। अच्छा यहां पर झारखंड भी ऑप्शन में हो तो देख लेना आपके हिसाब से। झारखंड, राजस्थान। कौन सी नदी 2 बार काटती? माही नदी है। कर्क रेखा पर सर्वे नजदीक स्थित जिला है उदयपुर, त्रिपुरा का है। राजधानी दूर कौन सी है? तो याद रखना वो अपनी राजस्थान की राजधानी जयपुर। सभी करूं शेयर। बिल्कुल मनीषा कर दे। क्या है? शेरनी जी गलत हो गयो। शेरनी जी गलत भी गयो की वीडियो गलत। पापा की शेरनी, थैंक्स सिस्टर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के संदर्भ में कर्क रेखा देखो। राजस्थान में कर्क रेखा, राजस्थान में कर्क रेखा, इसका प्रवेश कहां से होता है? राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश
कर्क रेखा का राजस्थान में प्रवेश होता है चीखली गांव से। कहां से होता है? चीखली गांव। चीखली गांव कहां है? तो याद रखना डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर। बाहर कहां से निकलती है ये? राजस्थान से बाहर, राजस्थान से बाहर निकलती है बोरकुंडा गांव। बोरकुंडा गांव जो कहां पड़ता है? तो याद रखना ये बांसवाड़ा में। बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा में। राजस्थान में लंबाई कितनी है कर्क रेखा की? राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई, कर्क रेखा की जो लंबाई है वह 26 किलोमीटर। कितनी मिलती है? याद रखना 26 किलोमीटर है राजस्थान में कर्क रेखा। बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। 17 जनों के पास आपने लाइव क्लास पहुंचा दी है, वेरी गुड। 20 विद्यार्थी कर दीजिए। माही नदी को 2 बार उल्टे यू आकार में काटती है। पूरा लिखा करो, जो भी हो आप लोग गलत समझते हैं। हाँ, 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर है। चलिए 17 बच्चे, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। माही नदी, याद रखना माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार क्या करती है? 2 बार काटती है। दक्षिण से आती है, दक्षिण से निकल जाती है। वह कौन सी नदी है? तो याद रखना है कर्क रेखा को काटने वाली नदी है वह है माही नदी है। क्या किसी को पता है 2 + 2 4 क्यों होता है? 4 होता है इसलिए होता है भाई। क्यों होता है जो, तो क्यों का क्या कारण है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे की चर्चा करते हैं। अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। इसकी बात करते हैं लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा, देशांतर रेखाएं। अच्छा, आपने ग्लोब देखा होगा, आई होप नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए यहां पर हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर की, तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। यह आपको एक ग्लोब दिख रहा होगा। आपने कहा ना सर ग्लोब के मैप के माध्यम से पढ़ा है। 2 + 2 5 पढ़ा है मैंने तो। 2 + 2 5 पढ़ा है। अनिल आप बता दो, मुझे तो नहीं पता है। चलिए, अच्छा आपको ये मैंने एक चित्र लिया है, दिख रहा होगा। देखो ये जो रेखाएं खींची गई ना, यह रेखाएं खींची गई है पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब पर। तो ये अक्षांश रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश। अब उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींची गई हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींची गई, ये है आपका देशांतर। क्या है? देशांतर है। तो परिभाषा क्या हो जाती है इसकी? याद रखना, इसकी परिभाषा देखें अपन तो परिभाषा कोई बता सकता है ऐसा व्यक्ति की देशांतर रेखाओं की परिभाषा क्या है? कोई बता सकता है देशांतर रेखाओं की परिभाषा क्या है? जल्दी कमेंट करके बताना। देखो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है? ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या है? खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। इसे हम लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो देशांतर रेखा क्या है? याद रखना लॉन्गिट्यूड है। कैसे याद रखना है? देखो देशांतर, ये खड़ी रेखा है, इसको अपन क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। रीजनिंग के स्टूडेंट है या साथ ही होता है। ग्लोब पर खींची गई उत्तर से, उत्तर से नहीं, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है बताएं मुझे। कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती, कमेंट करके बताना। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा का नाम बताना है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है? 2 देशांतर
रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है, आपको कमेंट करके बताना है। देशांतर रेखाओं का कार्य क्या है? देशांतर रेखाओं का कार्य क्या होता है, आपको कमेंट में आंसर देना है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है, नाम क्या है, सारी चीजें बतानी। कुल देशांतर रेखा 360 होती है। मानो बता आपने गलत पढ़ा है, आप हल्दी घाटी कोचिंग में आना, हम सिखाएंगे। कुल देशांतर 360 है, ग्रीनविच टाइम बताना। चलिए, कुल देशांतर रेखा है वो है 360। कितनी है? 360। कैसे? 180 प्लस 180, यानी ये जो ग्रीनविच रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री। जो देशांतर रेखा उसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। इधर 180 देशांतर है और इधर भी 180 देशांतर है। 18 कम 18, 18 दूना 36, यानी कितनी होती है? 360। फिर बात करते हैं मध्य दूरी कितनी होती है, तो याद रखना 111.35 किलोमीटर। 111.35 किलोमीटर की क्या होती है, याद रखना दूरी होती है। 111.35 किलोमीटर की दूरी होती है। रेखाओं का कार्य क्या है, तो याद रखना समय की गणना करना, समय की गणना करना। और दो देशांतर रेखाओं के मध्य वाले भाग को क्या बोलते हैं? दो देशांतर रेखाओं के मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाओं के मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं? भाग को क्या कहते हैं? तो याद रखना, इसको कहते हैं गौर। क्या बोलते हैं? गौर बोलते हैं। दो देशांतर रेखाओं के मध्य वाले भाग को क्या बोलते हैं? गौर। ममता, चलिए, एक देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है, यह भी बता दीजिए। एक देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। याद रखना, 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अच्छा, ये बताएं आप मुझे, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? डिग्री झुकी हुई है और कितने डिग्री का कोण बनाती है? पृथ्वी कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये 2 प्रश्न एक्स्ट्रा आपको दिए मैंने। 23.5 डिग्री झुकी हुई। वेरी गुड। याद रखना कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई। और कोण कितनी डिग्री का बनाती है, कोई बता सकता है? आई डोंट था कौन? बताए कितनी डिग्री का कोण बनाती है? जल्दी कमेंट करके बताए। कितने डिग्री को कोण बना रहे मेरे प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों? सचिन साहब, जाट साहब, 66 डिग्री का कोण बनाती है। याद रखना कितने डिग्री का? 66.5 डिग्री का क्या बनती है? कोण बनाती है। 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 66.5 डिग्री का क्या करती है? कोण बनाती है। वो याद रखना। अच्छा, आप मुझे बताओ, परिक्रमण और परिभ्रमण, परिक्रमण और परिभ्रमण में क्या अंतर है, ये बता दीजिए आप मुझे। परिक्रमण क्या है और परिभ्रमण क्या है,
कमेंट करके बताना। परिक्रमण और परिभ्रमण क्या है, मुझे कमेंट करके बताएं जल्दी से। शब्द लिखता हूं, परिक्रमण और परिभ्रमण, दोनों चीजें आपको बतानी है। एक तो बनना बतानी परिक्रमण और एक बताना है परिभ्रमण। दोनों क्या है जल्दी कमेंट करके बताएं। परिक्रमण और परिभ्रमण क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर खुद पर चक्कर लगाती परिक्रमण और सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण है। चक्कर लगाना परिक्रमण और दिन रात का बनना परिभ्रमण है। देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर खुद के जो चक्कर लगाती वो परिक्रमण है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिभ्रमण है। ठीक है, ये दो चीजें एक्स्ट्रा मैं आपको दे रहा हूं कि एक तो होता है परिक्रमण है और एक क्या होता है परिभ्रमण होता है, याद रखना है। यानी हम जब भी बात करते हैं घूर्णन गति की, तो घूर्णन गति में क्या होता है 24 घंटे बनते हैं। क्या बनते हैं? 24 घंटे का समय होता है। जैसे दिन रात का बनना, एक वर्ष का बनना, आप सभी जानते हो। पृथ्वी की दूसरी महत्वपूर्ण गति जो है वो आपको पता है सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है। कौन लगाती है? पृथ्वी। शॉर्ट में यही लिखा गया, सल्ट लो। चलिए, तो याद रखना परिक्रमण और परिभ्रमण, जैसा कि सुशांत भाई ने बताया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर खुद के चक्कर लगाती है। याद रखना, पृथ्वी अपने अक्ष पर खुद के चक्कर लगाती है। क्या करती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर खुद की क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। उसे तो बोलते हैं परिक्रमण। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो क्या कहलाती है? परिभ्रमण। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे क्या बोलते हैं? चक्कर लगाती है, उसे परिभ्रमण कहते हैं। एक से तो आपको पता है वर्ष बनता है और एक से क्या बनता है? एक से साल बनता है। एक से तो वर्ष बनता है और एक से क्या बनता है? साल बनता है। याद रखना है, एक से वर्ष बनता है और एक से साल बनता है, यह आपको पता होना चाहिए। परिक्रमण जो है, याद रखना, इससे पूरा का पूरा क्या बनता है? साल बनता है। परिक्रमण से क्या होता है? याद रखना 365 दिन बनते हैं, यानी पूरा एक वर्ष बनता है। क्या बनता है? एक वर्ष। और इससे बनते हैं 24 घंटे। क्या बनता है? 24 घंटे। ठीक है, यानी एक दिन बनता है। यानी परिक्रमण से जो है वो साल बनता है और परिभ्रमण से क्या बनता है? पूरा एक दिन बनता है। वो याद रखना है। सेकंड ग्रेड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में समय की गणना, भारत में समय की गणना किस रेखा को आधार मानकर की गई, इसका आपको आंसर बताना है। भारत में समय की गणना, आसमान पर हो, भारत में समय की गणना की गई, वो याद रखना 82.5 डिग्री से। किससे की गई? 82.5 डिग्री पूर्वी दिशा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इस रेखा को क्या बोला जाता है? तो याद रखना, इसको बोलते हैं भारतीय समय मानक रेखा। भारतीय समय मानक रेखा बोलते हैं, समय मानक रेखा, या फिर इसे बोलते हैं जीएमटी रेखा। क्या बोलते हैं? जीएमटी, ग्रीनविच मेन टाइम
ग्रीनविच मेन टाइम यानी जीएमटी रेखा बोलते हैं। इसे याम्योत्तर रेखा भी बोलते हैं, याम्योत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं, याम्योत्तर रेखा के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। याद रखना 82.5 देयर इज द वेयर इज कोचिंग पूजा पवार, दिस इज कोचिंग इन बस्सी, ये पड़ती है बस्सी, और बस्सी कहां है तो याद रखना चित्तौड़गढ़ में, जो काष्ठ कला के लिए फेमस है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए मेरे नंबर है 88,900,86,708, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो रेखा है ना, ये रेखा याद रखना ग्रीनविच से कितने डिग्री कितने घंटे आगे है तो याद रखना ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे क्या है आगे, 5.5 घंटे आगे। याद रखना ये जो 82.5 डिग्री रेखा है ये ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है तो 5.5 घंटा क्या है आगे है। भारतीय समय मानक रेखा कहते हैं, जीएमटी रेखा कहते हैं, याम्योत्तर रेखा कहते हैं। भारत ने समय की गणना करी, कहां से करी, भारत ने जो समय की गणना करी वो कहां से करी, समय की जो गणना की है वो याद रखना समय की गणना करी है नैनी गांव। कौन सा गांव है, नैनी गांव। और नैनी गांव कहां पड़ता है तो याद रखना ये पड़ता है इलाहाबाद, इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम परिवर्तन कर दिया, अभी वर्तमान में प्रयागराज, क्या है प्रयागराज। योगी जी ने नाम बदल दिया, प्रयागराज का है यूपी में, जहां पर अभी आपको पता है प्रयागराज में क्या लग रहा है, कुंभ लग रहा है। भारत का समय ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है तो याद रखना 5.5 घंटे आगे। भारत का समय ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है तो याद रखना ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा आगे है, याद रखना। भारत का समय ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। विदेश में चलता है लकड़ी की कावड़ बस्सी चित्तौड़गढ़, ठीक है, हाँ बस्सी चित्तौड़गढ़ है, 5.5 घंटे। अब देखो 5.5 घंटे आए कैसे देखते हैं। सूर्य को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है तो याद रखना सूर्य को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने का लगता है, 4 मिनट का। अब यहां पर देशांतर है 82.5, कितना है 82.5 है। अब 82.5 को हम 4 से गुणा करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि डिग्री का गुणा डिग्री से होता है, मिनट का गुणा मिनट से होता है। तो 3 × 3 = 3, 6 3 × 3 = 12 यानी 120 मिनट। और जब सेकंड का गुणा सेकंड से करते हैं तो आंसर मिनट का गुणा से गुणा करते हैं तो आंसर सेकंड में आता है, याद रखना ये मिनट है, याद रखना ये क्या है मिनट। जब मिनट का गुणा करते हैं तो आंसर सेकंड में आता है, और जब घंटे यानी डिग्री का गुणा करते हैं तो आंसर मिनट में आता है। 4 × 4 = 4 × 2 = 8, 8 × 32 कितना होता है 32, यानी 328 मिनट आया है। कितना आया 328 मिनट। 328 में 60 का भाग देंगे अपन तो 6 × 6 = 6 × 2 = 12, 6 × 18 = 24, 6 × 5 = 30। आगे 5 घंटे, कितने घंटे आए 5 घंटे। 5 घंटे के बाद यहां पर 28 मिनट बच रहा है और यहां पर 120 सेकंड है। तो 6 × 6 = 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 यानी कितने 2 मिनट हो गए। यहां पर कितने मिनट हुए 2 मिनट हुए। अब ये 28 मिनट है तो 28 में 2 जोड़ दिए तो कितने हो गए 30 मिनट हो गए। यानी 5.5 घंटे क्या है आपके आगे चलता है। कितना चलता है 5.5 घंटे जो है वो भारत का समय ग्रीनविच रेखा से क्या है आगे है। 22 साल का कौन पूछ रहे हो रे 22 साल को, आप छोरी हो क्या भाई? छोरा है, छोरा है नल्ले। आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे मैंने गुणा किया यहां पर 328 आया था, 328 मिनट आए, मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 का भाग दे दिया तो 5 घंटे आए, फिर 28 मिनट बच गए, फिर 120 सेकंड थे, 120 सेकंड को मिनट में बदला तो 2 मिनट हो गए, 28 में 2 मिनट किया तो 30 मिनट हो गए। 5 घंटे और 30 मिनट भारत का जो समय है वो ग्रीनविच रेखा से आगे है, याद रखना है। कितना आगे है तो 5.5 घंटे आगे है। अब ये जो 82 डिग्री रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखना 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये जो रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती। कितने राज्यों से होकर गुजरती 5। सर कौन कौन से? TRIC के ट्रिक हो जाएगी। यूपी में
छत उड़ी आंधी से, यूपी में छत उड़ी आंधी से, यूपी में छत उड़ी आंधी से क्या हो जाता है, यू से होता है उत्तर प्रदेश, क्या होता है उत्तर प्रदेश, में से होता है मध्य प्रदेश, क्या होता है मध्य प्रदेश, छत से होता है छत्तीसगढ़, कौन सा गढ़ होता है छत्तीसगढ़, उस उड़ी से होता है उड़ीसा, आज से होता है आंध्र प्रदेश, याद रखना कौन सा प्रदेश है आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिससे होकर क्या गुजरती है 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। बांसवाड़ा 25 26, मैं 82.5 डिग्री रेखा बढ़ा रहा हूं मेरा भाई, मैं कर्क रेखा नहीं बढ़ा रहा हूं, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट, ओहो हो कॉलेज स्टूडेंट मस्ट, ठीक है सर, पेपर में कहीं राजस्थान ने उड़ जाए, यूपी में छत उड़ी आंधी से क्या हो गया, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा सही है, पेपर में कहीं राजस्थान से ना उड़ जाए। ट्रिक के चक्कर में मुझे बहुत मार खानी पड़ती है, नहीं खानी है, इतनी सरल तो यूपी में छत उड़ी आंधी से, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश। अच्छा शेयर करें, अभी तक 20 विद्यार्थी अपने लाइव नहीं हुए, 20 विद्यार्थी लाइव नहीं हुए, क्या आप में इतना भी बाहुबल्य नहीं है कि आप 20 विद्यार्थी को लाइव जोड़ सके? अरे क्या करो रहते हैं, 20 विद्यार्थी आप लाइव नहीं ला सकते हो यार, 20 विद्यार्थी आप लाइव नहीं ला सकते हो तो फिर आपको पढ़ने का कोई हक नहीं है। थैंक्स फॉर ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका अक्षांश देशांतर समाप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति विस्तार, राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि एक्चुअल में राजस्थान जो है वो मुझे ये बताना है कि भाई साहब ये ग्लोब पर कहां पर है, राजस्थान ग्लोब पर कहां पर है। फिर आपको मुझे बताना है ये भारत में राजस्थान कहां है, भारत में ग्लोब में राजस्थान कहां है, भारत में कहां है, एशिया महाद्वीप में कहां है, एशिया महाद्वीप में राजस्थान कहां है, अक्षांशीय स्थिति क्या है राजस्थान की, अक्षांशीय स्थिति क्या है राजस्थान की। फिर राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है। फिर है वो हो जाएगा आपका कौन से गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में है ये बताना है। सर मैंने शेयर की थी, सारे बंदे आते ही चले जाते हैं। मनु शेयर भी लाइक करके जाओ, लंबा ये उत्तर पश्चिम से। चलिए ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो याद रखना ग्लोब में है राजस्थान की, याद रखना उत्तर में पूर्वी गोलार्ध, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। राजस्थान ग्लोब में कहां है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। गोलार्ध कौन सा है, तो याद रखना उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध। दो चीजें मैंने यहां पर लिख रहा हूं, उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध। देशांतरीय स्थिति क्या है, तो याद रखना पूर्वी देशांतर है। कौन से देशांतर है, पूर्वी देशांतर में हमारा राजस्थान पड़ता है। भारत में कहा है, तो याद रखना उत्तर पश्चिम में। भारत में कहा है, उत्तर पश्चिमी दिशा में, उत्तर पश्चिमी दिशा में क्या पड़ता है, अपना राजस्थान पड़ता है। एशिया में क्या है, तो याद रखना दक्षिण पश्चिमी एशिया में, दक्षिण पश्चिमी एशिया में, दक्षिण पश्चिमी एशिया में हमारा राजस्थान है। अक्षांश स्थिति में क्या है, तो याद रखना उत्तरी अक्षांश में। कहां पर है, उत्तरी
अक्षांश में। राजस्थान उत्तरी अक्षांश में, देशांतर में, पूर्वी देशांतर में। गोलार्ध कौन सा है? ग्लोब पर तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। देशांतर हो गया भारत में उत्तर पश्चिमी दिशा में। एशिया में कहा है? दक्षिणी दिशा में। याद रखना है, उत्तर पश्चिमी दिशा में, एशिया में दक्षिणी पश्चिमी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि भाई साहब राजस्थान की हम जब भी बात करते हैं तो इस प्रकार से ग्लोब बनाया जाता है। किस प्रकार से? ऐसा एक ग्लोब है, फिर यहां पर एक रेखा खींची गई, इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। एक रेखा खींची गई, इसका नाम है कर्क रेखा। एक रेखा ये है मकर रेखा। एक रेखा 23.5 यहां से 0 डिग्री खींची गई, इसका नाम है ग्रीनविच रेखा। ये जो कर्क रेखा है ना, कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। याद रखना कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कितने डिग्री पर चलती है? तो 23.5 डिग्री। कितनी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश। ये जो रेखा है इसका नाम है भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या इससे बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, याद रखना है। अक्षांश स्थिति उत्तर में है। बिल्कुल, मैंने उत्तरी तो लिखा। अक्षांश स्थिति क्या है? तो मैंने उत्तरी तो लिखा है, उत्तरी अक्षांश में, यही तो लिखा है भैया। आगे बात करते हैं, ये जो रेखा है इसका नाम है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। इस रेखा का नाम है मकर रेखा। कौन सी रेखा है? ये है मकर रेखा, और ये है आपकी कर्क रेखा। अब भारत की बात करते हैं। भारत कर्क रेखा के बीचों बीच में, भारत कर्क रेखा के क्या है? बीचों बीच में, यानी इस प्रकार से अपना भारत है, और यहां पर क्या पड़ता है? तो याद रखना राजस्थान है। क्या पड़ता है? राजस्थान है। अब देखो ये वाला जो भाग दिख रहा है ना आपको, उत्तरवाद, ये जो भाग दिख रहा है ये वाला पूरा का पूरा, ये ग्लोब वाला, इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और ये नीचे वाला जो भाग दिख रहा है यहां से लेकर ये पूरा वाला, ये गोलार्ध कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। तो अक्षांशीय स्थिति में हम बात करें तो हमारा राजस्थान अक्षांश में कहा है? उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश में है। अगर हम देशांतर की बात करें तो ये पूर्वी देशांतर है और ये पश्चिमी देशांतर है। हमारा जो देशांतर में जो भारत पड़ता है वो इस वाले भाग में पड़ता है, इस वाले भाग में। ये वाला भाग कौन सा है? तो याद रखना पूर्वी गोलार्ध। कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर है। कौन सा है? पूर्वी देशांतर। इसलिए अक्षांश स्थिति उत्तरी अक्षांश है और देशांतरीय स्थिति वो है पूर्वी देशांतर है। याद रखना पूर्वी देशांतर। कान्या है या चला गया? कान्या, आई कैन गेट पीडीएफ दिस क्लास। बिल्कुल आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी। अपना टेलीग्राम चैनल है, इसी चैनल के जो है बायो में आपका व्हाट्सएप चैनल भी है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। अपने हल्दीघाटी कोचिंग क्लासेस का व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मुझे मैसेज कीजिएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बायो में जाइएगा, वहां पर टेलीग्राम और वहां पर जो भी आपका व्हाट्सएप वाला मिलता है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ चुके होंगे आप कि अक्षांश में उत्तरी अक्षांश में है और देशांतर में पूर्वी देशांतर में। अब आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की बात करते हैं अपन स्थिति विस्तार। राजस्थान की स्थिति विस्तार। राजस्थान की स्थिति विस्तार की हम जब भी बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो हमें एक प्यारा सा राजस्थान लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? एक प्यारा सा राजस्थान लेना पड़ता है। और हमारा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा बच्चा है, और ये है अपना प्यारा सा राजस्थान। ठीक है, अब हम एक राजस्थान और बनाएंगे यहां पर, और इस राजस्थान को हम इस प्रकार से बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? इसको ऐसे बनाते हैं, स्मार्ट वर्क की तरीके से। देखिएगा मैं बनाता कैसे हूं, समझिएगा।
ये लीजिएगा अपना क्या बन गया यहां पर, राजस्थान बन गया। क्या बन गयो सर, आपने हिंदी की क्लास लेकर भी ऑफ कर दी, मुझे तो पता ही नहीं लगा। हाँ वो क्लास ऑफ हो गई थी बीच में, वापस चला देंगे अपन, है ना, कोई इश्यू ना है, कोई टेंशन ना है, वापस चला देंगे, अपनी घर की बात है। आप लाइव जुड़ते नहीं हो ना, इसलिए वो क्लास बंद हो गई थी। अब हम बात करते हैं, देखो राजस्थान की दिशाएं कौन कौन सी हैं। तो राजस्थान की ये जो दिशा है ना, इस दिशा का नाम है उत्तर। क्या दिशा है, उत्तर। ये राजस्थान का कौन सा हिस्सा है, तो दक्षिण है। कौन सा है, दक्षिण। ये राजस्थान का कौन सा हिस्सा, तो याद रखना पूर्व है। और ये कौन सा हिस्सा है राजस्थान का, तो ये पश्चिम है। कौन सा हिस्सा है, पश्चिम है। यहां पर एक जिला पड़ता है, इस जिले का नाम है पश्चिम में, उसका नाम है जैसलमेर। कौन सा जिला है, तो याद रखना जैसलमेर जिला है। कौन सा जिला है, जैसलमेर। यहां दक्षिण में एक जिला है, इस जिले का नाम है, उसका नाम है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है, बांसवाड़ा है। सर पूर्व में कौन सा जिला है, तो याद रखना यहां पर पूर्व में जिला है, उसका नाम है धौलपुर। कौन सा जिला है, धौलपुर। टेलीग्राम की लिंक नहीं डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम की लिंक दे रखी है मैंने। यहां उत्तर में जिला है, इसका नाम है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर है। 4 जिले हो चुके हैं। अब उत्तर से जो अक्षांश रेखा गुजरती है ना यहां से, इस अक्षांश रेखा का नाम क्या है, तो याद रखना 30 डिग्री 12 मिनट। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सी है, उत्तरी अक्षांश। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा कहां से गुजरती है, तो यहां पर एक गांव का नाम है श्री गंगानगर में, कोणा गांव। कौन सा गांव, कोणा गांव। श्री गंगानगर से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है अक्षांश रेखा का 30 डिग्री 12 मिनट। फिर यहां नीचे से बांसवाड़ा में एक गांव पड़ता है, यहां पर उस गांव का नाम है बोरकुंडा गांव। कौन सा नाम है, बोरकुंडा गांव है। और बोरकुंडा गांव से रेखा गुजरती 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा है। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा जो है बांसवाड़ा के एक तहसील पड़ती है, कुशलगढ़ तहसील। कौन सी तहसील है, कुशलगढ़ तहसील। कुशलगढ़ तहसील। बोरकुंडा क्या है, गांव है। बोरकुंडा गांव, जिला कौन सा है, बांसवाड़ा से 30 डिग्री रेखा जो है वो गुजरती है, याद रखना। पता ही नहीं चलता क्लास कब हो जाती है, नोटिफिकेशन भी नहीं आता मेरे फोन में। तो मनीषा क्लास चलती रहती है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। इधर पूर्व में एक गांव का नाम है, यहां पर सिलाना गांव। कौन सा गांव है, सिलाना गांव पड़ता है। सिलाना गांव है, राजा खेड़ा तहसील है, राजा खेड़ा तहसील है। और जिला कौन सा है, धौलपुर है। यहां से गुजरती रेखा गुजरती कौन सी, तो याद रखना है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। 78 डिग्री 17 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है यहां से, देशांतर रेखा। पूर्व से कौन सी रेखा गुजरती है, तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। पश्चिम में यहां से एक रेखा गुजरती है, और यहां पर याद रखना कटरा, कटरा गांव है और सम तहसील है। कौन सा गांव है, कटरा गांव है, सम तहसील है, सम तहसील है। और जिला कौन सा है, तो जैसलमेर है। कौन सी रेखा गुजरती है, तो 69 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। 69 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से गुजरती, याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण में राजस्थान की लंबाई क्या है। उत्तर से दक्षिण में राजस्थान की लंबाई है वह मिलती है 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में राजस्थान की लंबाई क्या, तो याद रखना इसकी लंबाई मिलती 869 किलोमीटर। दोनों की लंबाई का अंतराल देखा जाए तो याद रखना उत्तर से दक्षिण में लंबाई का अंतराल कितना है, लंबाई का अंतराल
तो लंबाई का अंतराल आता है 43 किलोमीटर। कितना आता है? 43। कैसे? 869 माइनस 826 बराबर 43 किलोमीटर। सर यहां पर विकर्ण की भी बात आती है। यहां से एक विकर्ण गुजरता है इस प्रकार से, तो एक विकर्ण यहां जाता है ऐसे। इस विकर्ण की कुल लंबाई कितनी है? तो 784 किलोमीटर। कितनी है? 784। यहां से एक विकर्ण आता है, इस विकर्ण की लंबाई कितनी है? तो 850 है। कितनी है? 850 किलोमीटर। दो विकर्ण। अब विकर्णों की लंबाई का अंतराल कितना है? तो याद रखना, विकर्णों की लंबाई का अंतराल, लंबाई का जो अंतराल है वह कितना है? तो याद रखना है 850 माइनस 784 बराबर 66 किलोमीटर। कितना आता है? 66 किलोमीटर। ममता ओके बाय सर जी। ममता कट जा रही है, फट लेन थोड़ी तो जहां कहा रहे हो। हाँ 66 किलोमीटर, ठीक है। आगे चलते। अब सर और क्या जानकारी रही है? तो ये तो पूरा पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब हम कल जो पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, वो कुछ रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुछ रेखाओं के बारे में, ठीक है। कौन कौन सी रेखा पढ़नी है अपने को? तो देख लो, मैं आपको बता दूं। एक तो है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये कहां से निकलती है? तो याद रखना, ये जैसलमेर से होकर गुजरती है। एक रेखा गुजरती है, उसका नाम है 74 डिग्री। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। राजस्थान को दो भागों में क्या करती है? भागों में विभाजित करती है। दो भागों में विभाजित करती है। जैसे ये रेखा और ये रेखा है, तो ये रेखा तो है आपकी 74 डिग्री, ठीक है। और ये रेखा है आपकी कौन सी डिग्री हो जाएगी? यह है, याद रखना, 26 या 27 डिग्री रेखा है। कौन सी है? 27 डिग्री, जो दो बराबर भागों में बांटती है। एक रेखा का नाम आता है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। याद रखना, राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती, भागों में बांटती। ये जो है 27 डिग्री है और ये कौन सी है? 74 डिग्री, याद रखना है। फिर एक रेखा आती 25 डिग्री। राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरती है। जिलों से होकर गुजरने वाली रेखा है। गुजरने वाली अक्षांश रेखा। याद रखना, सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? 25 डिग्री अक्षांश रेखा है। सर क्लास का टाइम कब से कब तक है? क्लास का टाइम भाई साहब जब चल जाती है तब खत्म हो जाती है। बाकी क्लियरली क्लास अपनी 7 बजे शुरू होती है और 8 बजे तक चलती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ जानकारियां बता दी हैं। आज की क्लास को अपन यहीं पर करेंगे समाप्त। मिलेंगे कल अपन, और कल हम देखेंगे राजस्थान की जो क्षेत्रफल और जनसंख्या से संबंधित आंकड़े होंगे वो कल हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत है, मिलेंगे कल। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। स्टूडियो घर पे है क्या आपके? नहीं, स्टूडियो मेरे बस्सी में है। स्टूडियो अपने घर पे नहीं है, स्टूडियो मेरे
बस्ती के अंदर है। यहाँ पर मैंने रूम ले रखा है और रूम में मैंने स्टूडियो सेटअप कर रखा है, घर पे नहीं है। घर हमारा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, जो कि बस्सी कास्ट कला के लिए फेमस है। यहाँ से हमारी क्लासें लाइव चलती है, ठीक है। और कोई जानना है आपको तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़ते रहिएगा क्लासों से। आपके लिए अगर आप जुड़ते हो ना तो क्लासों में काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और जब हम इतनी मेहनत करते हैं और आप लोगों का प्यार विश्वास जो है वो कम होता है तो फिर हमारी इच्छा नहीं होती क्लास लेने की, ठीक है। बहुत मेहनत करते हो आप, बिल्कुल। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है भाई साहब। ऑफलाइन भी आपको पता है मेरी 4 क्लासें ऑफलाइन आती हैं। और उसके बाद अभी इन दिनों 1 तारीख से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, तो उस हिसाब से मैं आपको कंटिन्यू क्लासें नहीं दे पा रहा हूँ, है ना। अभी सर्दी जुकाम का दौर चल रहा है, तो को जल्दी ही सक्सेस मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, PS साहब, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपन कल, अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए बोलिए सांवरिया सेठ की जय। मिलेंगे साथियों कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।